हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी एक ऐसी स्त्री या कह लो एक ऐसा जिन का है जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह स्त्री थी या जिन। जब से मेरी फैक्ट्री में मेरी दूसरी पाली की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफ़ी देर हो जाया करता था। ऑफिस की दूरी मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाले सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंचा तो जा सकता था, पर उन गलियों को मैं पकड़ना पसंद ना करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर उचक्रों का खतरा रहता, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे उधर, जिससे मुझे डर लगता था। इसलिए हमेशा मैं पक्की सड़क वाली मुख्य मार्ग से ही घर जाया करता। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोर की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे हैं। बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी निर्मला भी मेरी खाने बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देख रही होगी। यही सब सोचते और टिफ़िन बॉक्स को हाथ में लटकाए मैं तेजी कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले लिया ताकि घर में जल्दी पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और संकरी गली। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे, मानो कोई अनजान मनचाहा मेहमान आ रहा हो उसकी तरफ। वैसे मानव हो या कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात को आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर कर आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मुझे मेरी शादी में मिली घड़ी जो कलाई पर थी उसे खोलकर मैंने अपने जेब में डाल ली। सासू माँ की अमानत वह घड़ी, उसकी शान बान आन, जिसकी कुशलता वो हमेशा पूछ लिया करती थी। मैं नहीं चाहता था अपनी सासू माँ को तनिक भी ठेस पहुँचाए। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ते ही अब वह संकरी गली हो चुकी थी। 2 से 3 आदमी के एक साथ जाए तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर कच्ची सड़कें और कहीं कहीं टूटी फूटी भी थी, वो अलग। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले लोग, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीज़ें इस वक्त तेज़ी से चल रही है। एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें, और दूसरी इस गली में मेरे कदम। थोड़े चलने के बाद एक मोड़ आया जहाँ एक मस्जिद पड़ता है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोपू वाले लाउडस्पीकर के अलावा उस अंधेरिया रात में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही है वहाँ। साथ ही ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। अपने धुन में मैं गति व्यंग होकर बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक कोई तो ना मेरे साथ था, ना मेरे कोई आसपास। एकाएक ये किधर से आ गया? कौन है? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। ना लूटना चाहता था मैं, और ना ही इंजेक्शन लगवाने का मन था। इसी डर में मेरे कदम और भी तेज होने लगे। अभी भी कदमों की वो आहट मेरे पीछा कर रही थी। अभी तो यह गली ख़त्म भी नहीं हुआ था। थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में। अब मुझसे रहा ना गया और बहुत हिम्मत करके पलटकर देख ही लिया। सफ़ेद साड़ी में लिपटी वह एक स्त्री थी, जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी। अपनी तरफ आती उस स्त्री को देखकर साफ प्रतीत हो रहा था वह तेजी से इस सुनसान अंधेरी गली को ही पार करना चाह रही है। सफ़ेद साड़ी पहने होने के कारण उसे अंधेरे में देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ, मेरा मन शांत हुआ और मैं आगे बढ़ा। तभी ऐसा महसूस हुआ कि वह स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज़ दे रही हो, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वह कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई प्यासा हो। सफ़ेद साड़ी में खड़ी वह स्त्री अंधेरे की चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछा, जी
कहिए क्या बात है। जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया, कृपया साथ साथ चलिए, बहुत अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने सहमति में अपना सर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने के कारण मैंने उनसे पूछा, परंतु कोई उत्तर ना मिला। मैं चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपने हाथ से मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी थी। यह क्या है, मैंने पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपको काम आएगा, यह आपको डर से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से बचाएगा। उन्हें साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता। आप कृपया करके इसे दूर रखें मुझसे। मैं बेरुखी पूर्वक जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने एक बात गौर किया कि मेरे इतने बेरुखी पूर्व रवैये के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और इतने बेरुखी पूर्व अवकीर्ति से वह खड़ी विचित्र नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों अजीब भी लग रहा था, पर मैं जानता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा था। गली अब भी ख़त्म होने को थी और पक्की सड़क मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वह स्त्री रुक गई और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा, कुछ ज़रूरी वस्तु छूट गई है, इसलिए उसे वापस जाना पड़ेगा। स्त्री ने मुझसे जाने को कहा और खुद वापस लौटने लगी। मैंने उनके साथ चलकर उसके घर तक छोड़ने की बात कही तो शुक्रिया कहते हुए उन्होंने मना कर दिया। तब एक दूसरे को अलविदा कहते हुए हम अपने अपने गतिवांग की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया। मेरा पूरा बदन दुख रहा था और शायद बुखार भी था, हल्का हल्का। निर्मला भी मुझे देखकर जग गई थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया और उसे खा लेने बोलकर लेट गया। और लेटते ही ना जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर अपनी दिनचर्या शुरू हो गई। तड़कते तड़कते उठकर सुबह व्यायाम करना, नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाना, नाश्ता कर फिर ऑफिस को भागना। काम के दबाव से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही नहीं चला। मेरा सहकर्मियों ने खाना खा लेने को कहा। हम लोग आपस में बतियाते हुए खाना खाने लगे। बातचीत के क्रम में सामने वाली की अंगूठी देख मुझे बीती रात की घटना याद आ गई। बीती रात की घटी सारी घटना मैं उन लोगों से बताई। फिर क्या, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट ही हो, तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझकर रख लेते। यदि इस तरह की बातें करने लगे। जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म कर वहाँ से खिसकना ही मैंने बेहतर समझा और फिर अपने काम में लग गया। मुझे भी अपने कलीग की बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद मेरी गलतफहमी है। सच में शायद मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा लगा होगा उसे, इसलिए वह अंगूठी मेरे तरफ बढ़ाई होगी और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। दैनिक उत्पादन के दबाव में ज़्यादा काम होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए थे। पर आज साथ में एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे आंखों के सामने फिर वही संकीर्ण गली थी। मैं उद्भेड़ में था कि क्या करूं, क्या ना करूं। आज फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद जाना चाहता हूं, पता नहीं। हाथ में टिफ़िन बॉक्स लिए क्रूरतापूर्वक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहा था। आज कुत्ते नहीं दिखाई दे रहे थे, कहाँ गए सब? बहुत अजीब था। एक दिन में इतने परिचित हो गए बेजुबान जानवर मुझसे। मस्जिद वाली मोड़ में घूम घूम कर थोड़ा देर आगे बढ़ा
तभी पीछे से आवाज़ आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं ठिठक गया। पलटकर देखा, लहराते हुए सुनहरे बालों वाली वह वही स्त्री थी जो पहले दिन मुझसे मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए, काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज लिए हुए, मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक प्रकाश था उसके चेहरे पे। अजीब सा एक आकर्षण था उसके चेहरे पे। आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे मिलेगी, उस स्त्री ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं हाँ बोलूँ या ना कुछ समझ नहीं पा रहा था, फिर भी हामी में सर हिला दिया। वह मेरे साथ होली आज चुप नहीं थी, वह बोली जा रही थी जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो कि क्या क्या बताना है, पूछना है, मानो यह सब पहले से ही डिसाइड कर रखी हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह सवालों की तीर एक एक करके वो फेंकती जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ रहा था मैं। इतनी रात में अकेले घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उस स्त्री को कहा। मैंने उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है। इस पर वह हंसकर बस यही बोली कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इस गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और ठहाके मारकर हंसने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था यह सब, उसका ऐसा जवाब सुनकर। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने अपनी कंधों पर लटकाए एक थैले में हाथ डाला और कुछ निकाली। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी, कुछ तो था उसके हाथों में, क्या था मैं समझ नहीं पाया। और फिर मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें। मुस्कुराकर बस वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने को जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। जब अपनी मुट्ठी बंद उन्होंने ना खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और किसी से ऐसे अनजान से मुट्ठी से तो मैं कुछ भी ना लूँगा। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और वही अंगूठी उसके हाथ में था जो वह कल रात मुझे पहनाने में असफल थी। मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप दिन में यह देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से यह अंगूठी दिखने में बहुत कीमती लग रही है, इसलिए मुझे माफ़ करें, मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा ना जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तेज हो गई और अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहें से मुझसे बोली कि मैं आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि इसे मना कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। आप इस अंगूठी को एक बार पहनकर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग सी दुनिया दिखेगी। सारे दुख तकलीफ़ सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपकी तीखी होती आवाज़ से उसने मुझे बताया। पर मैं तो उनकी एक भी बातें सुनने या मानने को तैयार न था। ऐसे ही करते करते हम दोनों गली की आखिरी छोर पर पहुंच गए। अब वह स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई और मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस लौटने लगी। क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हो, मैंने प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का बिना कोई जवाब दिए लौटने लगी। मुझे उसका ऐसा रवैया बहुत विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही नहीं था तो आखिर आई क्यों मेरे साथ गली के इस छोर तक। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई, जब भी कभी मिलना हो या अंगूठी चाहिए तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ ना बोला और तेजी से उस गली से बाहर मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से समूचा सड़क नहाया हुआ था। हालांकि रास्ते में इसका इक्का दुक्का लोग भी आते जाते दिखाई दे रहे थे, पर अब थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल उठ रहे थे। वो स्त्री ऐसा क्यों कर रही थी, ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो मुझे देना या मुझे पहनाने का इंतजार कह रही थी। यह सब सोचते सोचते मैं घर पहुंचा। आज फिर मुझे तेज बुखार हो गया था। निर्मला से दवाई मंगाकर मैंने खाया और बिछौना पे लेट गया। निर्मला खाना खाने को आवाज़ लगाई तो मैंने मना कर दिया। वह पास आकर बैठी,
सिर दबाते हुए उसने मुझसे पूछा कि 2 दिन से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, कल चलकर डॉक्टर दिखा लीजिए। और फिर मुझे थका हुआ देखकर ज़्यादा कुछ नहीं बोली। अगली सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी लग रहा था, सो बिछौना पर ही मैं लेटा रहा। बच्चे को आज स्कूल भी नहीं पहुंचाया, निर्मला को ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। अपनी रसोई का कुछ काम खत्म करके वह सिरहाने में आकर बैठ गई और पूछी, क्या बात है, इतना चिंतित क्यों हैं? कल रात भी आप बहुत परेशान दिख रहे थे। तब मैंने उसे बीती दिनों की बात बताई जो उस गली में मेरे साथ घटी थी। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने गृह कार्य में व्यतीत हो गई। मैं भी आंखें बंद करके लेटा रहा। थोड़ी देर बाद निर्मला आवाज़ लगाई कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, घर पर किसी को बुलाया है। मैंने पूछा, किसे? उधर से आवाज़ आई, जब आएंगे तो खुद ही देख लेना। 1 घंटे बाद हमारे परिवार के पुरोहित जी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हम दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किया। पत्नी ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। पुरोहित जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। निर्मला पुरोहित जी के लिए कुछ जलपान लेकर आई। जलपान करने के पश्चात थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद पुरोहित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की। फिर पिछले दिनों मेरे साथ जो घटित हुआ उसके बारे में विस्तार से पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। पुरोहित जी का चेहरे पर तनाव मैं साफ साफ देख सकता था। पुरोहित जी ने अपनी थैले से भभूत निकाला और मेरे ललाट पे लगाया। वही बैठी पत्नी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन से हुई थी, पुरोहित जी ने मुझे बताया। गली के उस आखिरी छोर तक उसका दायरा था, इसलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ी। अचानक से हवा में फैला वो तेज सुगंध, ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उस जिन का उपस्थिति का प्रमाण है। उस अंगूठी के माध्यम से वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, जिसे अगर तुम पहनने की गलती कर लेते तो बहुत बड़ी अनष्ट हो जाता। यह सुनकर मैं तो भीतर ही कांप गया। निर्मला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने कहा, अब भी भयभीत होने की कोई बात नहीं, अब कोई खतरा नहीं। पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूले भटके भी उस गली मत जाना, क्योंकि अब तक वह जिन तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार से आकर्षित करके और केवल मात्र अंगूठी के सहारे ही अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम उस गली की आखिरी छोर यानी उसके दायरा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पहुँच गए थे, इसलिए वह ज़्यादा कुछ ना कर सकी और उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तभी मैंने पुरोहित जी को टोका, पर पंडित जी, उस गली में इतने सारे लोग रहते हैं, उस सब का क्या? पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा ये बताओ, उस वक्त क्या तुमने किसी इंसान को वहाँ देखा, उस गली में, उस जिन के सिवा? नहीं ना। लोगों को इस बात की जानकारी होने की वजह से रात्रि के वक्त कोई नहीं निकलता, केवल कुत्ते ही दिखते हैं। मैंने पुरोहित जी को रोकते हुए बोला, मुझे एक बात बताओ जो बहुत अजीब लगी। पहले दिन जब मैं उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते थे जो मुझे गली में आते देखकर भौंकने लगे, पर जब मैं दूसरे दिन उस गली में गया तो वहाँ पे कोई भी कुत्ता नहीं था। ऐसा क्यों? मुझे स्वयं ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया। जी हाँ, तुम सही समझे, उस जिन का ही प्रभाव था। जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं, वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो, बच गए, पुरोहित जी ने मुझे बताया। और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी सिर्फ ड्यूटी सुबह की लगा लो, ताकि शाम होने से पहले घर में रह सको, पुरोहित जी ने कहा। मैं तुम्हें यह ताबीज़ दे रहा हूँ, इसे हमेशा पहन कर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे उतारना मत। यह कहकर उन्होंने अपने थैले से एक ताबीज़ निकाली और उसमें मंत्र पढ़कर मुझे पहना दिया। हम दोनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और ऐसी बातों पर आज तक कभी भरोसा नहीं किया। जैसा कि मैं उस गली में मिली उस स्त्री या तथा कथित जिन को भी बताया था कि इस दाक्यानुशी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग पुरोहित जी की बातों को भी प्रश्नहीन करने पर तुला था, पर उस गली में जो मैंने अनुभव किया उसे भी सामान्य नहीं किया जा सकता था।
परिस्थिति को देखने के नज़रिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आकलन करता है। यह जरूरी भी नहीं कि वह आकलन हर बार सच्चाई से वे हमेशा मेल खाता ही हो। अब सच क्या है यह मैं नहीं जानता था और ना ही मैंने पुरोहित जी से पूछी। यह तो भगवान को ही पता होगा। हाँ, एक बात तो थी जो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। उस गली की घटी घटनाओं को लेकर, उस रात्रि के बारे में। पुरोहित जी से कही बातें, मुझे उसका उत्तर तो मिला, पर अब मैं बहुत डर गया था, जिसके कारण भूलकर भी मैं उस गली के भीतर नहीं जाने वाला था। आज उस घटना के करीब 10 साल होने को है। उस गली के पास से मैं अनेक बार गुजरता हूँ, पर कभी भीतर जाने की हिम्मत नहीं की। मन मस्तिष्क में बस यही एक सवाल घूमता है कि सच में वह स्त्री थी या जिन।